तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके चैनल पीसीएस समीक्षा पे, जहाँ पे हम लोग कर रहे थे आपका एचईओ यानी कि हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के सिलेबस को कंप्लीट। इसमें ऑलरेडी मैंने लगभग जितनी भी चीज़ें अकॉर्डिंग टू हेल्थ से थी वो हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए है। बट कुछ टॉपिक्स जो कि ज्योग्राफी में भी एडिशनली वहाँ पे हेल्थ के बारे में दिया हुआ है, तो सर ने बोला मुझे कि आप सर उसको कंप्लीट कर दीजिए, तो इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ और आप लोगों को वो टॉपिक ख़त्म करना है, ठीक है? तो मैं चाह रहा होता कि आपके लिए ये जो स्वास्थ्य से संबंधित ज्योग्राफी का जो सेक्शन है ना, उसमें जो भी चीज़ें हैं वो हम लोग कंप्लीट करें, ताकि आपको किसी तरह की कोई समस्या ना हो, ठीक है? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को और हमारा जो लेक्चर है, वो है अभी स्वास्थ्य भूगोल का अर्थ, जो कि आपने देखा होगा अपना सिलेबस जब भी देखेंगे तो आपको ये टॉपिक साफ-साफ दिख जाएगा। अभी तक मैंने कोशिश यही की है कि आपको एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग टू द पॉइंट रखकर चीज़ों को पढ़ाऊँ। मैंने आप जब भी मेरी पीडीएफ पढ़ेंगे आप, तो आपको पता चलेगा एक चीज़ आप उसमें नोटिस कर पाएँगे, शायद आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो मुझे पता है मैक्सिमम लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि बच्चे इतना सीरियस होते नहीं एग्ज़ाम को लेकर, ठीक है? अगर इसीलिए सिलेक्शन भी कम ही लोगों को होता है, क्योंकि सब के सब उतने सीरियस नहीं होते हैं। बट अगर आपने देखा होगा तो उस पीडीएफ की खासियत क्या है? खासियत ये है कि बहुत टू द पॉइंट चीज़ें लिखी हुई हैं। मैंने बहुत लंबे-लंबे पैराग्राफ बना के आपको नहीं दिए हैं पीडीएफ में, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है कि उसका कोई मतलब नहीं है। आप लंबे-लंबे पैराग्राफ पढ़ेंगे और उसका जो सम अप होता है, जो समरी होती है ना एक पैराग्राफ की, मैंने केवल एक बड़े से बड़े पैराग्राफ में जो 2-3 लाइन काम की होती है, वो निकाल कर ही मैंने आपको वहाँ पे पढ़ाने की कोशिश की है, ठीक है? तो ये मेरी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं बच्चे को कम चीज़ें पढ़नी पड़ें लेकिन उसका आउटकम ज़्यादा मिले, मेरी ये सोच रहती है, ठीक है? तो इस हिसाब से मैंने चीज़ें आपको पढ़ाने की कोशिश की है। बट आप उसको कैसे यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं, ये आपका काम है और मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बोला हुआ था कि आप लोगों एटलीस्ट पीडीएफ को पढ़ने के बाद, वीडियोज़ को देखने के बाद, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने हैं और मैंने आपको ये भी बोला था कि उसके लिए आपको बहुत टेस्ट सीरीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो भी आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेंगी या फिर आपको जो भी अलग-अलग चैनल्स पे टेस्ट सीरीज़ दे रहे होंगे, ठीक है? सबका एक ही बात है, एक ही ड्रॉबैक है, या आप कह लो कि उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था कि कोई भी पीवाईक्यू आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम ही बहुत सालों के बाद हो रहा है, तो इसलिए इसके लिए आपको कोई बहुत पीवाईक्यू नहीं मिलने वाला है। जो एग्ज़ाम्स रेगुलर होते रहते हैं, उनका आइडिया होता है लोगों को या टीचर्स को भी कि हाँ, ये क्वेश्चन्स कैसे पूछे जाएँगे, उसका लोगों के पास अनुभव होता है। लेकिन जो एग्ज़ाम ही कई सालों के बाद हो रहा है, उसका किसी के पास अनुभव नहीं है। शायद बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट जिनका जो तब बने भी नहीं थे जब ये लास्ट टाइम एग्ज़ाम हुआ था, बहुत से ऐसे टीचर्स भी जिन्होंने शायद कभी पढ़ाने का सोचा नहीं होगा, जब ये लास्ट एग्ज़ाम हुआ था। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि यहाँ पे कोई ये नहीं कह सकता है कि हाँ, मुझे इस एग्ज़ाम का बहुत अनुभव है या हमें हमें पता है कि इस एग्ज़ाम में क्या पूछता है, ये कोई नहीं कह सकता। अगर कोई कह रहा है तो कहीं न कहीं आपको भटकाने की कोशिश कर रहा है। बट फिर भी इतना ये बात तो है कि टीचर्स अपना अनुभव, जो ओवरऑल अनुभव उनका, उससे वो आपको कुछ टेस्ट सीरीज़ या फिर कुछ क्वेश्चन बनाकर दे रहे हैं। उनको पता है कि ये टॉपिक है तो एग्ज़ामिनर्स आपसे ऐसे-ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। वहाँ पे वो बिल्कुल सही माने जाएँगे। तो इसलिए आपको कोशिश ये करनी है कि आप अभी बहुत ज़्यादा, अभी तो एग्ज़ाम आपके कब होंगे लास्ट, मुझे लगता है जो भी डेट थी वो अक्टूबर थी। अभी उसमें कुछ चेंजेज़ हुए हैं या नहीं हुए हैं, अभी उसके बारे में कुछ ऑफ़िशियल नोटिस नहीं है। तो आप अक्टूबर मानकर ही अपनी तैयारी को करते रहिए और टेस्ट के लिए आपको मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि बहुत से चैनल्स यूट्यूब पे हैं जो कि पीवाईक्यूज़ और जो एमसीक्यूज़ के फॉर्म में आपके एचईओ की तैयारी करा रहे हैं, आप उनकी वीडियोज़ देखना स्टार्ट कीजिए और मैक्सिमम मैक्सिमम क्वेश्चन लगाइए। क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चंस और बहुत से ऐसे कंटेंट हैं जो शायद मैंने नहीं अपने पीडीएफ में डाले होंगे, तो आपको वहाँ से वो चीज़ें मिल जाएँगी, ठीक है? तो इसलिए कोशिश आप वहाँ से कीजिए और मैंने बार-बार आपको ये बातें बोली हुई हैं, ठीक है? तो बस इतना ही मैं कहूँगा आपसे कि आपको एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना है तो अभी भी आपके पास लगभग 1 महीने हैं, ठीक है? डेढ़ महीने मान लीजिए, अगर बहुत ज़्यादा अगर टाइम मिल रहा है तो। तो अपनी तैयारी को बिल्कुल बेहतर बना के रखिए, ताकि आप जब भी एग्ज़ाम में जाएँ तो आपको ओवरऑल कहीं से भी किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो, ठीक है? चलिए, स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है स्वास्थ्य भूगोल का अर्थ। अब आपको एक बात ये समझना होगा कि अभी तक जो हेल्थ होती थी, उसको हम 2-3 चीज़ों से ही जोड़कर देखा करते थे। हेल्थ का मतलब केवल बैक्टीरिया या माइक्रोब से हुआ करता था, छोटे जीवाणु से हुआ करता था जिनकी वज़ह से रोग हो रहे हैं। दूसरी चीज़ होती थी
कि उस रोग को हमें ठीक करना है तो हमारे पास दवाइयाँ क्या हैं, ठीक है? तीसरी एक चीज़ आप और मान सकते हैं कि वो बीमारी फैल कैसे रही है। यही 2-3 चीज़ों के आस-पास हमारा पूरा हेल्थ और पूरा स्वास्थ्य घूमा करता था। कब तक? बहुत सालों तक, ठीक है? लेकिन जब हम मॉडर्न मेडिकल में आते हैं ना, तो हमें एक बात पता चलती है कि कहीं न कहीं ज्योग्राफी भी डिसाइड करती है स्वास्थ्य के बारे में, हेल्थ के बारे में। आपका भूगोल कैसा है, ये भी आपके अंदर बीमारियों को डिसाइड करता है। आपके अंदर आपका हेल्थ कैसा होगा, ये सारी चीज़ें डिसाइड करता है आपका भूगोल, आपकी ज्योग्राफी। इस बात को भी हमें ये बात समझनी होगी और यही इसीलिए ये टॉपिक एक्चुअली में यहाँ पे दिया हुआ है। अब आप क्योंकि एग्ज़ाम भी ऐसे पोस्ट का दे रहे हैं जो कि है ही है हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर, इसीलिए वो एग्ज़ामिनर चाहता है कि आपको हर डायमेंशन से आप असल में हेल्थ को समझ जाएँ। ताकि जब आप फील्ड में जाएँ तो उन चीज़ों को आपको लोगों को, क्योंकि आपकी ड्यूटी कहाँ पे लगेगी और आप किस एरिया में जाएँगे, किस भूगोल में, किस ज्योग्राफिकल कंडीशन में जाएँगे, ये आपको भी नहीं पता है। ठीक है? तो वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से कौन-सी बीमारियाँ हैं, कौन-सी डिज़ीज़ हैं, जिनको आपको देखना है, जिनको आपको कंट्रोल करना है, उस हिसाब से ही चीज़ें देखना है। ठीक है? चलिए, तो हमारे लिए जो पहला यहाँ पे स्टार्ट है वो ये देखेंगे कि सबसे पहले तो हमें जो हमारा जो पारंपरिक रूप से देखें अगर हम इसे, तो इसे चिकित्सा भूगोल कहा जाता था, जो केवल रोगों के स्थानिक वितरण, उनके प्रसार और जैविक कारकों जैसे रोगाणु वाहक तक सीमित था। ये बात मैंने आपको बोली कि जब हम हेल्थ की बात करते थे, तो हेल्थ हमारे लिए केवल और केवल क्या था कि वो प्रॉब्लम आ कैसे रही है, वो हेल्थ क्रिएट कैसे हो रही है, उसके बाद हम उसका इलाज क्या कर रहे हैं और साथ-साथ में हम ये देखते थे कि वो फैल कैसे रही है, ठीक है? ये 2-3 बातों तक ही हमारा हेल्थ सिमटा हुआ था। बट जैसे-जैसे मॉडर्न मेडिकल में आते हैं, तो हमने देखा कि असल में यहाँ पे बात केवल इन चीज़ों की नहीं है, बात यहाँ पे पूरी की पूरी ज्योग्राफी से भी है, ठीक है? जैसे आपने देखा होगा कि जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, जहाँ पे आर्द्रता ज़्यादा होगी, वहाँ पे आपने देखा होगा कि अलग तरह की बीमारियाँ आपको देखने को मिलेंगी। वहाँ पे आपको फंगस इन्फेक्शन ज़्यादा देखने को मिलेंगे, वहाँ पे आपको बेसिकली माइक्रोब के इन्फेक्शन ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये जितने भी माइक्रोब्स होते हैं या जितने भी फंजाई होते हैं, इनकी ग्रोथ ऐसे कंडीशंस में ज़्यादा अच्छी होती है, जहाँ पे ह्यूमिडिटी हो, जहाँ पे टेम्परेचर अच्छा हो, तो वहाँ पे ये क्या करते हैं, अच्छे से ग्रो करते हैं। इसलिए इनका इन्फेक्शन आपको ऐसे एरिया में या ऐसे ज्योग्राफिकल कंडीशन में देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ठंडे एरियाओं में, जहाँ पे जैसे आप चले जाइए, यूरोप में चले जाइए या फिर जो जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा-सा कम रहता है हमेशा, वहाँ पे अब आप जाएँगे ना, तो वहाँ पे आपको कंडीशंस अलग तरह के दिखेंगे। वहाँ पे आपको ऐसे इन्फेक्शंस बहुत कम देखने को मिलेंगे, ठीक है? वहाँ पे आपको रिस्पायरेशन से रिलेटेड यानी कि श्वसन से संबंधित बीमारियाँ आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी। तो इसलिए हमें कहीं न कहीं ये बात बहुत बाद में ही सही, लेकिन हमें ये बात समझ में आई कि हमारा हेल्थ कहीं न कहीं हमारी ज्योग्राफी पे भी डिपेंड करता है और इसीलिए ये टॉपिक आज हमें पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे जो भी लिखा है आप आगे पढ़ सकते हैं यहाँ पे। आधुनिक समय में यह विषय स्वास्थ्य भूगोल के रूप में विकसित हुआ है। यह न केवल बीमारी का बल्कि स्वास्थ्य कल्याण का भी अध्ययन करता है। यह इस बात की जाँच करता है कि कोई विशेष स्थान वहाँ की संस्कृति, समाज और पर्यावरण लोगों के बीमार होने या स्वस्थ रहने में क्या भूमिका निभाते हैं, ठीक है? यही मैं आपको पूरे 5 मिनट से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ज्योग्राफी मैटर्स, ज्योग्राफी ही हमें बताएगी कि आपकी बीमारी क्या है और आपकी बीमारी क्यों है और कै आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। कहीं न कहीं अब ये एक पॉइंट हमें समझने वाली बात है कि अब हम हेल्थ को किधर लेकर जा रहे हैं, ठीक है? नाउ बाकी चीज़ें आपको यहाँ पे इंग्लिश में देखने को मिलेगी, ठीक है? स्वास्थ्य असमानता की पहचान, यहाँ पे ठीक है। स्वास्थ्य भूगोल का महत्व, अब इसका महत्व क्या है? यही बातें हम समझने की कोशिश करें कि अब इस ये जो स्वास्थ्य भूगोल है इसका महत्व क्या है? सबसे पहला महत्व है जो महामारी विज्ञान और स्थानिक विश्लेषण है, ठीक है? रोगों के प्रसार के रास्तों को समझना, अब ये जो भी डिज़ीज़ आ रही है ना, ये कैसे फैल रही हैं? इनका प्रसार कैसे हो रहा है, ठीक है? ये समझ में आता है हमें हमारे स्वास्थ्य भूगोल की वजह से। जैसे उदाहरण के लिए देखिए कोविड-19 डेंगू जैसी बीमारियों के हॉट स्पॉट की पहचान करने में भौगोलिक सूचना प्रणाली, ठीक है? और रिमोट सेंसिंग का उपयोग करते हैं। अब एक बात समझिए, अब हम आपको एक बात और भी समझनी पड़ेगी कि अब हम धीरे-धीरे टेक्नोलॉजी की तरफ भी मूव हो रहे हैं। हेल्थ के अभी तक अलग एक विषय चलती थी,
जहाँ पे हम एक डॉक्टर रखते थे और एक पेशेंट होता था और सब बीच में दवाइयाँ होती थी और हम एक-दूसरे को ठीक कर रहे होते थे या डॉक्टर पेशेंट को ठीक करता था। लेकिन पिछले लगभग 25 से 30 सालों में मेडिकल साइंस में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा यूज़ आ गया, ठीक है? तो अब धीरे-धीरे टेक्नोलॉजी के साथ हम मेडिसिन या पूरा का पूरा एक हेल्थ सिस्टम को लेकर आ रहे हैं, ठीक है? इसीलिए अब यहाँ पे देखिए, जैसे हमें पता चला कि एक ज्योग्राफिकल कंडीशन में एक विशेष तरह की बीमारियाँ फैल रही हैं, तो वहाँ पे हमने क्या करना स्टार्ट किया, हमने वहाँ पर का ज्योग्राफिकल जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो एक कलेक्ट करना स्टार्ट किया, जिसको हम लोग बोल रहे हैं जीआईएस ना, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है? जिसको आप बोल रहे हो भौगोलिक सूचना प्रणाली। ये असल में क्या करता है, एक पर्टिकुलर एरिया में वहाँ की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है कि यहाँ पे किस तरह के पेशेंट और किस किस बीमारी के पेशेंट वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, ठीक है? अब ये इन्फॉर्मेशन हम रखते हैं अपने पास और साथ में हम यहाँ पे रिमोट सेंसिंग का भी उपयोग करते हैं, ठीक है? रिमोट सेंसिंग का बेसिकली यूज़ करके हम लोकेशन पता करते हैं और साथ-साथ में एक इन्फॉर्मेशन के साथ हम एक डेटा कलेक्ट करते रहते हैं और इस डेटा से हमें मिलता है एक रिजल्ट और वो रिजल्ट मिलता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में या पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल कंडीशन में इस तरह की बीमारियां ज्यादा देखने को मिल रही हैं। ये होता है फायदा आपके स्वास्थ्य भूगोल का। इसीलिए भूगोल का महत्व हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? दूसरी चीज आपको यहाँ पे जो देखनी है वो ये है, स्वास्थ्य असमानता की पहचान भी करता है, ठीक है? स्वास्थ्य में, हेल्थ में जो असमानता है, इंडिफरेंशिएशन देखने को मिलता है या डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है, वो भी हमें स्वास्थ्य भूगोल से समझ में आता है। यह विषय उजागर करता है कि क्यों कुछ क्षेत्र जैसे भारत का बीमारू राज्य समूह या जनजातीय क्षेत्र स्वास्थ्य संकेतों जैसे शिशु मृत्यु दर में पिछड़े हुए हैं। अब आपको पता होगा कि हमारे देश में कुछ राज्य ऐसे हैं जिनको हम बीमारू राज्य बोलते हैं, ठीक है? या कुछ एरिया या कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ जिनको हम बीमारू क्षेत्र बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो उनकी ज्योग्राफी ऐसी है। वहाँ पे टेम्परेचर, वहाँ की ह्यूमिडिटी, वहाँ पे जो कह सकते हैं आपकी जो हेल्थ कंडीशंस हैं, वो वैसी हैं कि वहाँ पे हमेशा बीमारी कोई ना कोई फैली ही रहेगी, ठीक है? इसीलिए हम उनको बीमारू क्षेत्र या बीमारू राज्य की श्रेणी में डाल देते हैं ताकि हम वहाँ पे ज़्यादा बेहतर काम करें, हम वहाँ पे ज़्यादा स्वास्थ्य सुविधाएँ लेकर आ सकें, ठीक है? ये स एक रीज़न है और इसीलिए हम ये स्वास्थ्य भूगोल की बात कर रहे हैं। आपको ध्यान में रखना है कि हम स्वास्थ्य भूगोल पढ़ रहे हैं और इसलिए इसलिए इसका महत्व क्या-क्या है, ठीक है? दूसरी चीज़ है वहाँ पे नीति निर्माण और योजना। अच्छा, आप एक बात बताइए, अगर आपको पता चल गया कि ये ज्योग्राफिकल कंडीशन है, ठीक है? और इस ज्योग्राफिकल कंडीशन में ये बीमारियाँ हैं और ये बीमारियाँ इस कारण से हो रही हैं, तो क्या आपके लिए अब नीतियाँ बनाना आसान नहीं हो गया? क्या सरकार के लिए नीतियाँ बनाना आसान नहीं हो गया? सरकार चाहेगी तो बहुत आसानी से अपने हेल्थ के सिस्टम को इम्प्रूव करेगी। वो देखेगी कि हमारा स्वास्थ्य सिस्टम, हमारा स्वास्थ्य प्रणाली या हेल्थ सिस्टम कहाँ पे लैग कर रहा है, कहाँ पे कमियाँ रह रही हैं। तो उसको अब नीतियाँ बनाना आसान हो जाएगा क्योंकि उसको सारे अपने प्रॉब्लम्स पता चल चुकी हैं, अपने इंडिकेटर्स पता चल चुके हैं, अपने जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन उसके पास है। इसलिए उनके लिए नीति बनाना, योजनाएँ बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये भी एक महत्व आता है आपके स्वास्थ्य भूगोल का, ठीक है? वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखेंगे या सरकारों को बुनियादी स्वास्थ्य ढांचा जैसे अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहाँ स्थापित किए जाएँ, इसका इष्टतम निर्णय लेने में मदद करता है, ठीक है? तो ये आपको बहुत आसानी से बातें समझ में आ जाएँगी। आज का लेक्चर पूरा का पूरा आपको केवल एक बेसिक इन्फॉर्मेशन पे ही है। आपको ऐसे यहाँ पे कुछ भी बहुत फैक्चुअल कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है? और कुछ बहुत डिटेल में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हेल्थ के बारे में जानने की कोशिश करनी है। बस बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं और ये एक बार आप लेक्चर पढ़ने के बाद आपको बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएँगी, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक। जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य सुरक्षा, ठीक। अब आप समझिए कि स्वास्थ्य भूगोल की वजह से हमें ये भी पता चल रहा है कि हमारे क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे हैं और क्लाइमेट में चेंज की वजह से हम हमारा स्वास्थ्य किधर की तरफ जा रहा है। क्या धीरे धीरे हम अपने हेल्थ को इम्प्रूव कर रहे हैं या धीरे धीरे हमारा हेल्थ क्या हो रहा है, वीक हो रहा है। ये सारी चीजें हमें स्वास्थ्य भूगोल के वजह से ही पता चलने वाला है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण संक्रामक रोगों के बदलते भौगोलिक अक्षांशों जैसे मलेरिया का ऊंचे पहाड़ियों क्षेत्रों में पहुंचना का अध्ययन करने के लिए यह अनिवार्य है, ठीक है। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। मुझे पता है ये लाइन आपको नहीं समझ में आई, लेकिन मैं आपको ये बात समझाऊंगा। एक बात बताइए, जलवायु परिवर्तन की वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, ठीक है। अगर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि अभी तक जहाँ पे गर्मी पड़ रही थी वहाँ टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन जहाँ पे ठंडी पड़ रही थी वहाँ पे भी टेम्परेचर बढ़ गया। तो सोचो आप, एक तरह से कि जो हमारा लैटिट्यूड था, ठीक है? जो जिसे आप अक्षांश बोलते हो, अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि ये 23 डिग्री, 23 एंड हाफ डिग्री जो आपका जो अक्षांश है जिसको हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं, अगर हम ये मान चल रहे हैं कि कर्क रेखा तक नॉर्मल एक टेम्परेचर होता था, ठीक है? इसके ऊपर धीरे-धीरे टेम्परेचर घटना स्टार्ट हो जाता था।
लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब कर्क रेखा के ऊपर भी धीरे-धीरे टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ने लगेगा। इसलिए जो बीमारियाँ गर्म क्षेत्र में होती थी, अब वो धीरे-धीरे वो बीमारियाँ ऊपर भी जाने स्टार्ट करेंगी, ठीक है? तो अक्षांशों के बदलाव के ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अक्षांशों में जो टेम्परेचर है, वो भी बदल रहा है और इस वजह से जो बीमारियाँ गर्म इलाकों में हुआ करती थी, अब वही बीमारियाँ धीरे-धीरे ठंडे क्षेत्रों में भी होंगी क्योंकि अब वो ठंडा क्षेत्र भी ठंडा नहीं रहा। अब वहाँ पे धीरे-धीरे टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। उस वहाँ पे भी वैसे कंडीशंस आ गए हैं जहाँ पे माइक्रोब्स ग्रो कर जाएँगे, जहाँ पे फंजाई ग्रो कर जाएँगे, इसलिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है? तो जलवायु परिवर्तन की वजह से देखिए क्या है, जैसे मलेरिया का ऊँचे पहाड़ी क्षेत्रों में पहुँचा, जबकि मलेरिया ऐसी जगहों पे होता है जहाँ पे पानी जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, ठीक है? लेकिन अब वो पहाड़ी वाले एरिया में जा रहा है जहाँ पे टेम्परेचर कम है, ठीक है? तो इसलिए ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि टेम्परेचर पहाड़ी क्षेत्रों में भी बढ़ रहा है। तो जहाँ पे कंडीशंस आ जाएँगी, वैसे ही वहाँ पे हेल्थ आपको सिस्टम बदलता हुआ दिखने लगेगा, ठीक है? तीसरी बात आती है मानव स्वास्थ्य एवं रोगों को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक। मानव स्वास्थ्य किसी एक कारक का परिणाम नहीं है, बल्कि यह भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कारकों का एक जटिल जाल है, ठीक है? तो आप ऑब्वियस सी बात है, मैंने अब यहाँ पे ये कोई बात बहुत ज़्यादा यही सारी चीज़ें हम इतनी देर से बात ही कर रहे हैं कि जो मानव का हेल्थ है, वो भी क्या होता है, प्रभावित होता है भौगोलिक कारकों से और यही तो हम इतनी देर से समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? इसीलिए हम स्वास्थ्य भूगोल पढ़ ही रहे हैं क्योंकि अगर मानवों का इसके स्वास्थ्य पे कोई फ़र्क ही ना होता, तो हम इसको पढ़ भी नहीं रहे होते हैं। भूगोल का, ज्योग्राफी का आपके हेल्थ पे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है, इसीलिए हम इस पूरा का पूरा कह सकते हैं कि यहाँ पे चैप्टर या फिर पूरा का पूरा टॉपिक हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है? चलिए, अगला आता है हमारे पास भौतिक कारक क्या-क्या है, ठीक है? अब यहाँ पे बहुत कुछ भौतिक कारक हैं, कुछ सामाजिक कारक होंगे, कुछ आर्थिक कारक होंगे, तो हम सबसे पहले भौतिक कारकों की बात करते हैं। ये प्रकृति प्रदत्त कारक हैं, जो सीधे तौर पर रोगों के प्रकार और मानव कार्य क्षमता को प्रभावित करते हैं, जैसे जलवायु, ठीक है? ये पहला हमारा भौतिक कारक है। उष्णकटिबंधीय जलवायु अत्यधिक तापमान और आर्द्रता के कारण यह क्षेत्र मच्छरों और परजीवियों के लिए अनुकूल होता है और मैं आपको इस बात शुरू से बता रहा हूँ कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, आर्द्रता ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे फंजाई और छोटे-छोटे जो माइक्रोब्स होते हैं आपके, ठीक है, खास तौर पे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, इनका ग्रोथ काफ़ी ईज़िली हो जाता है वहाँ पे। तो उस कंडीशन में यानी उस कठिन कंडीशन में ऐसे बीमारियाँ ज़्यादा होंगी जो परजीवियों की वजह से हो रही हैं, ठीक है? या फिर जो आप कह सकते हो कि फंजाई की वजह से हो रही हैं, तो ऐसी चीज़ें आपको वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलें। तो जैसे मलेरिया हो गया, फाइलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, तो अगर आप देख पा रहेंगे तो ये सारी बीमारियाँ कहीं न कहीं किसी परजीवी की वजह से हो रहा है और इनकी ग्रोथ ऐसे जलवायु कंडीशन में ज़्यादा अच्छे से हो जाती है। शीतोष्ण जलवायु में देखेंगे तो यहाँ श्वसन संबंधी बीमारियाँ और विंटर डिप्रेशन अधिक देखा जाता है। अब क्योंकि ठंडी जलवायु में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे ये जितने भी पैथोजेंस होते हैं ना, परजीवी होते हैं, उनकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होती, इसलिए ये फैल नहीं पाते हैं और ये ज़्यादा लोगों को प्रभावित नहीं कर पाते हैं। लेकिन वहाँ पे अलग तरह की समस्याएँ हैं। जो ठंडी क्षेत्र हैं, वहाँ पे आपको श्वसन से संबंधित सब बीमारियाँ देखने लगेंगी। वहाँ पे आपको बेसिकली कह सकते हो जो रिस्पायरेटरीज़ है, जैसे निमोनिया हो गया, ठीक है? इसके अलावा ड ड आपको आपने अस्थमा देखा होगा, अस्थमा हो जाएगा, ठीक है? श्वास से संबंधित जितनी भी बीमारियाँ होंगी, वो आपको ठंडे प्रदेशों में देखने को मिलेंगी। इसके बाद स्थलाकृति और ऊँचाइयों की बात करते हैं, ठीक है? अगर आप हाइट पे जा रहे हैं, पहाड़ों पे जा रहे हैं, ठीक है? आप या समतल पे रह रहे हैं, तो वहाँ पे क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। अत्यधिक ऊँचाई वाले क्षेत्रों जैसे लद्दाख में ऑक्सीजन का कम दबाव, हाइपोक्सिया और पर्वतीय रुग्णता का मतलब यहाँ पे है पर्वतीय बीमारियाँ, रुग्णता का मतलब होता है डिज़ीज़, ठीक है? तो यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा सोचना नहीं, रुग्णता का मतलब है बीमारी से, ठीक है? तो पर्वतीय जो बीमारियों का कारण बनता है, ठीक है? इसके विपरीत पहाड़ी लोगों में फेफड़ों की क्षमता अधिक विकसित होती है। अब ज़ाहिर-सी बात है अगर आपको डिज़ीज़ ही फेफड़ों से संबंधित हो रही है, तो वहाँ पे जो लोग होंगे उनका फेफड़ा क्या होगा, ज़्यादा ग्रो करेगा, ज़्यादा इवॉल्व करेगा, तो इसलिए उनके फेफड़े ज़्यादा मजबूत होंगे और ज़्यादा कार्य क्षमता उनकी ज़्यादा होगी, ठीक है? तो ये तो ज़ाहिर-सी बात है, ये एक इवोल्यूशन का हिस्सा है। जैसे-जैसे चीज़ें हम ढालते हैं, वैसे-वैसे चीज़ें वो बनती चली जाती हैं। फिर जल विज्ञान है, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता, जल के स्रोतों में प्राकृतिक रूप से मौजूद आर्सेनिक, ठीक है? जैसे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के गंगा के मैदानों में के कारण आर्सेनोकोसिस और फ्लोराइड के कारण फ्लोरोसिस जैसी बीमारियां होती हैं। तो जल विज्ञान की तो है ही है, आपको पता है कि हमारे जल में या वाटर में जिस तरह की अशुद्धियां होंगी, उस हिसाब से अगर आप आर्सेनिक आपके जल में अगर आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा है, तो आपको आर्सेनिकोसिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है? फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा है, तो फिर आपको यहाँ पे फ्लोरोसिस देखने को मिल सकती है। तो
अब किस तरह की अशुद्धि है उस पे डिपेंड करता है आपकी बीमारी कैसी होगी। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भौतिक कारकों में देखने को मिलती हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें वो इंग्लिश में हैं, जो हम लोगों ने अभी पढ़ी हिंदी में। अब हम आते हैं सामाजिक कारक की बात करते हैं। सामाजिक कारक में ये कारक मानव निर्मित सामाजिक संरचनाओं से जुड़े हैं, जो स्वास्थ्य के प्रति दृष्टिकोण तय करते हैं, ठीक है? जनसांख्यिकी जो आपकी है, आयु संरचना रोगों के प्रकार को तय करती हैं, विविध होती जनसंख्या जैसे जापान या केरल में गैर संक्रामक रोग जैसे कैंसर, अल्जाइमर अधिक होते हैं, जबकि युवा जनसंख्या वाले क्षेत्रों में संक्रामक रोग और मातृ मृत्यु दर चुनौतियाँ होती हैं। तो अब देखिए यहाँ पे आपकी जो पॉपुलेशन है ना, वो भी कहीं न कहीं आपकी डिज़ीज़ को निर्धारित कर रही है। जो ज़्यादा एजेड लोग हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पे ज उसने जापान और केरल का एग्ज़ाम्पल ले रखा है, तो वो ऐसा इसलिए है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन बूढ़े लोगों की है एजेड लोगों की है, ठीक है? तो यहाँ पे इनकी में जो बीमारियाँ देखी गई, वो ख़ास तौर पे ऐसी बीमारियाँ देखी गई है जो संक्रामक नहीं होती हैं। जैसे अल्ज़ाइमर हो गया, कैंसर हो गया, ठीक है? हार्ट से रिलेटेड डिज़ीज़ हो गई, ये सब संक्रामक डिज़ीज़ नहीं होती हैं। उनमें ये बीमारियाँ ज़्यादा देखने को मिलती हैं, पर जब हम बात करते हैं यंगस्टर्स की, यंग एज के लोगों की, तो उनमें हमने देखा है कि संक्रामक ज़्यादा होते हैं। एक इसका कारण ये भी है कि जो थोड़ी यंग एज में है, वो थोड़े से ज़्यादा डेलिकेट होते हैं और बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा थोड़ा-सा वो केयरिंग भी नहीं होते हैं, वो जैसा भी होता है चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। इसलिए भी ये संक्रामक चीज़ें उनमें जल्दी आ जाती हैं, ठीक है? लेकिन जो एजेड लोग होते हैं ना, वो असल में बहुत हाइजीन मेंटेन रख के चलते हैं कि उनको पता है कि उनकी वो एज है कि उनको बच के रहना है बीमारियों से, ठीक है? कम से कम इन्फेक्शियस बीमारियों से तो उन्हें बच कर रहना है। तो इसलिए वो उतना ध्यान भी रखते हैं, तो इसलिए उनको इन्फेक्शन होता भी नहीं है और जो यंग एज के लोग होते हैं, वो इतना ध्यान नहीं रखते हैं हाइजीन-वाइजीन का, उनको लगता है कि ठीक है, अब इन्फेक्शन होगा, दवा खाएँगे, ठीक तो हो जाएँगे, ठीक है? तो ये भी एक कारण होता है, बट वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं, पर यहाँ पे यही बात है कि यहाँ पे जो एज के हिसाब से भी, एक सेंसस के हिसाब से भी, पॉपुलेशन के हिसाब से भी हमने देखा है कि अलग-अलग तरह की बीमारियाँ अलग-अलग पॉपुलेशन में देखने को मिलती हैं। सांस्कृतिक प्रथाएँ और अंधविश्वास की अगर हम बात करें, तो अब यहाँ पे ये भी है, हमारे समाज में कुछ ये सारी चीज़ें भी चल रही हैं साथ में पैरेलली, ठीक है? ये भी बीमारी का एक अपना स्वास्थ्य का एक अपना एक विशेष महत्व रखते हैं। कुछ समाजों में प्रसव को लेकर पारंपरिक प्रथाएँ नवजात मृत्यु दर को बढ़ाती हैं। खान-पान की आदतें जैसे शाकाहार बनाम मांसाहार या अत्यधिक वसायुक्त भोजन, पोषण, जीवनशैली जनित बीमारियों को प्रभावित करती है। तो आपकी संस्कृति कैसी है? उसमें क्या-क्या प्रथाएँ हैं, ठीक है? या फिर आप में आपके यहाँ पे कौन-कौन से अंधविश्वास जैसी चीज़ें चल रही हैं, तो उससे भी आपका स्वास्थ्य कहीं कहीं न प्रभावित होता है। तो ये सारे के सारे कारक आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। और साथ में फिर वो आपका जो जेंडर वाला है, वो तो है ही है। लिंग आपका जो है, जेंडर डिसाइड करता है। आपने देखा होगा कि हम मेल और फीमेल के कंपैरिज़न में मेल और फीमेल में अलग-अलग तरह की बीमारियाँ आपको देखने को मिलती हैं, क्योंकि जेंडर डिसाइड करता है हेल्थ, ठीक है? अलग-अलग तरह की कंडीशंस होती हैं। महिला हमारा जो हमारी कंट्री है वो तो वैसे भी पितृसत्तात्मक है, पहले से ही रही है। यहाँ पे महिलाओं पे कम ध्यान दिया जाता है और महिलाओं को अलग-अलग तरह की बीमारियाँ देखने को मिलती हैं, ठीक है? तो ये भी एक कारण हमें यहाँ पे स्वास्थ्य के बारे में देखने को मिलता है। इंग्लिश में ही वो सारी चीज़ें। आर्थिक कारक भी हैं, ठीक है? आपको पता है कि अगर कोई ज़्यादा गरीब है या मध्य वर्गीय परिवार से है, तो उसकी बीमारियाँ अलग होंगी, जो ज़्यादा गरीब उसकी बीमारियाँ अलग होंगी, जो अमीर है उसकी बीमारियाँ अलग होंगी। क्यों? क्योंकि हर तरह की चीज़ें अलग-अलग लेवल पे हमें देखने को मिलती हैं। आय का स्तर और गरीबी, गरीबी सीधे तौर पर कुपोषण, गरीब है तो कुपोषण जैसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। कम रोग प्रतिरोधक क्षमता और असुरक्षित आवास से जुड़ी है, ठीक है? भारत में जेब से होने वाला भारत में जेब से होने वाला स्वास्थ्य व्यय आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर प्रतिवर्ष लाखों लोगों की गरीबी रेखा के नीचे धकेल देता है। तो ये तो चीज़ें हम लोगों ने पहले की भी लेक्चर्स में पढ़ी हुई हैं और इसलिए यहाँ पे भी आपको याद रखना है कि गरीबी कहीं न कहीं आती ही है हेल्थ की वजह से। अगर आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, तो आपका ज़्यादा पैसा दवाओं पे खर्चा होगा, आपका ज़्यादा पैसा उसके ट्रीटमेंट में जाएगा और इसीलिए आप धीरे-धीरे गरीबी रेखा के नीचे आ जाएँगे, ठीक है? तो इसीलिए हमें कोशिश यही करनी है कि कहीं न कहीं स्वास्थ्य अपना ठीक रखें, ठीक? व्यवसाय भी है, अलग-अलग तरह के ऑक्यूपेशंस में आपको अलग-अलग तरह की बीमारी देखने को मिलेंगी। व्यक्ति कहाँ काम करता है या उसकी बीमारी तय करता है। जैसे खनन क्षेत्र है, जैसे आप माइनिंग में काम कर रहे हैं, बहुत से लोग देखा होगा आपने माइन्स में काम करते हैं, खानों में काम करते हैं, तो वहाँ पे उनको अलग तरह की बीमारियाँ देखने को मिलेगी। जैसे सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, ठीक है? अब जैसे आप ऐसे ही किसी माइन में काम करें जहाँ पे एस्बेस्टस हवाओं में फैला हुआ है, एस्बेस्टस के पार्टिकल्स
उस वहाँ के एयर्स में है, ठीक है? सिलिकॉन उसके एयर्स में है, तो क्या होंगे वो आपके क्या कहते हैं रिस्पायरेशन के थ्रू, श्वसन के थ्रू क्या होगा आपकी बॉडी में जाएगा और आपको सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस जैसी कुछ बीमारियाँ आपको देखने को मिलेंगी। तो ये आपके व्यवसाय यानी कि आपके ऑक्यूपेशन पे भी संबंधित रखते हैं यहाँ की, जो आज की जो बीमारियाँ हैं वो। कुछ किसी क्षेत्र से भी संबंधित बीमारियाँ हैं। कीटनाशकों के अत्यधिक संपर्क के कारण कैंसर, तंत्रिका तंत्र संबंधित विकास ठीक है? उदाहरण के तौर पे पंजाब की कैंसर ट्रेन का क्षेत्र। अच्छा, ये एक चीज़ है यहाँ पे आपको याद रखना है, जैसे एग्रीकल्चर में आप देखेंगे ना किसी भी क्षेत्र में जो भी लोग हैं उनको कहाँ किस तरह की खास तौर पे, क्योंकि वो किससे डील कर रहे हैं, वो काम इंसेक्टिसाइड से, पेस्टिसाइड से, देखा होगा खेतों में हम क्या करते हैं कीटनाशक डालते हैं, ठीक है? खरपतवार नाशक डालते हैं जिसको हम पेस्टिसाइड बोलते हैं। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये केमिकल से बनी होती हैं। तो अगर ये केमिकल से बनी हुई तो कहीं न कहीं वो कॉन्टैक्ट्स में आ रहे हैं उन फार्मर्स के, उन जो भी किसान हैं उनके, तो इसलिए उनको ये बीमारियाँ ज़्यादातर देखने को मिलेंगी। ठीक। इसके अलावा जैसे अब उनको क्या होगा, तो उनको वो कैंसर से, क्योंकि वो केमिकल्स क्या करेंगे, वो बेसिकली धीरे-धीरे उनमें कैंसर क्रिएट करेंगे। साथ-साथ में उनको जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उनसे संबंधित बीमारियाँ देखने को मिलेंगी। ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे आपको याद रखना है कि तंत्रिका तंत्र संबंधी बीमारियाँ, और ये उदाहरण दिया हुआ है पंजाब की कैंसर ट्रेन का क्षेत्र। अब सोचो पंजाब का क्या है एरिया? पंजाब पूरा का पूरा कृषि क्षेत्र है, ठीक है? वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड, बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड यूज़ किए जाते हैं। इसकी वजह से धीरे-धीरे अब वहाँ के किसानों में कैंसर की जो बीमारी है वो बहुत तेज़ी से फैल रही है और फैल चुकी है, ठीक है? इसलिए यहाँ पे उदाहरण आपको पंजाब की जो कैंसर ट्रेन है, अब ये कैंसर ट्रेन एक थोड़ा-सा एक ऐसे समझ सकते हैं आप कि पंजाब का एक एरिया है भटिंडा, ठीक है? तो भटिंडा में से एक ट्रेन चलती है, रात में शायद चलती है, रात में उसकी टाइमिंग है और रात में वो टाइमिंग है और वो जाती है राजस्थान के बीकानेर तक, ठीक है? तो वो भटिंडा से बीकानेर तक वो ट्रेन जाती है और उस ट्रेन में ज़्यादातर जो मरीज़ होते हैं, वो कैंसर के मरीज़ होते हैं और वो बीकानेर जाते हैं इलाज के लिए, क्योंकि बीकानेर में वहाँ पे कोई ट्रस्ट या कोई हॉस्पिटल है, मुझे याद नहीं आ रहा है। वो हॉस्पिटल या वो जो ट्रस्ट है ना, वहाँ पे कैंसर का इलाज मतलब कम पैसों में और अच्छे से होता है। तो इसलिए वहाँ पे भटिंडा से ज़्यादातर लोग, मतलब वो ट्रेन मानी ही जाती है कैंसर पेशेंट के लिए, ठीक है? वो ट्रेन फ़ेमस ही हो गई है कि यहाँ पे अब इस ट्रेन में जो भी लोग बैठे होंगे वो कैंसर के इलाज के लिए जा रहे होंगे, तो इसीलिए उसको कैंसर ट्रेन बोल देते हैं, ठीक है? और ये आपके पंजाब में आज भी ट्रेन चल रही है। तो अब ऐसा क्यों हुआ? वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो भी पंजाब के लोग थे बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड के कॉन्टैक्ट में आना स्टार्ट हुए, तो धीरे-धीरे, क्योंकि अब ये बीमारियाँ एकदम से नहीं देखने को मिलती हैं। जैसे-जैसे एक्युमुलेशन होता है हमारे बॉडी में ऐसे केमिकल्स का, वही जाके धीरे-धीरे क्या होती है, इकट्ठा होते-होते कहीं न कहीं फिर जाके बाद में कैंसर या फिर नर्वस से संबंधित कुछ ना कुछ बीमारियाँ देखने को मिलती हैं हमें, ठीक है? चलिए, तो ये बातें सारी आपको यहाँ पे याद रखनी है। कुछ यहाँ नीचे दिख रहा है मुझे। हाँ, यहाँ पे स्वास्थ्य अवसंरचना तक पहुँच, ठीक है, ग्रामीण बनाम शहरी विभाजन। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति डॉक्टरों और बिस्तरों की संख्या शहरी क्षेत्रों की तुलना में बेहद कम है, जिससे समय पर इलाज न मिलना मौतों का कारण बनता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक सी बातें हैं, आपको पता है। यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा जानना नहीं है। ये सारी चीज़ें इंग्लिश में हैं। ठीक है, पर्यावरणीय कारक पड़ते हैं। मानव जनित गतिविधियों के कारण पर्यावरण में आए बदलाव स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। वायु प्रदूषण, ठीक है? शहरी क्षेत्रों में जैसे दिल्ली एनसीआर में पार्टिकुलेट मैटर पीएम, जिसे पीएम 2.5 बोलते हैं हम लोग, ठीक है? और पीएम 10 के कारण क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ेज़, कुल मिला के आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये रिस्पायरेशन से संबंधित डिज़ीज़ है, ठीक है? आपके लंग्स से रिलेटेड डिजीज़ है। इसको अब ये थोड़ा-सा वर्ड इन्होंने बड़ा कर दिया इसमें, लेकिन ये कंबाइंडली बहुत सी बीमारियों के साथ ये वर्ड बोला जाता है। अस्थमा हो गया, हृदय रोग महामारी का रूप ले रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इंडोर वायु प्रदूषण, चूल्हे का धुआँ महिलाओं के फेफड़ों को नुकसान पहुँचाता है। तो वायु प्रदूषण क्या है? आपको पता है कि प्रदूषण हमारे लिए है ही खतरनाक। चाहे वो प्रदूषण जल का प्रदूषण हो, चाहे वायु का हो, चाहे कैसा भी हो, वो हमारे स्वास्थ्य पे ही सीधा इफ़ेक्ट करता है। इसीलिए हम उसको प्रदूषण की कैटेगरी में डाल रहे हैं। तो शहरों में तो अलग-अलग तरह के प्रदूषण होंगे और अलग-अलग तरह की बीमारियाँ होंगी लंग से रिलेटेड। गाँव में भी है, गाँव में क्या है, गाँव में जो चूल्हे जला रहे हैं, जो महिलाएँ चूल्हे जला रही हैं, जो खास तौर पे बहुत रेगुलरली, ठीक है, सुबह-शाम खाना बना रहे हैं चूल्हे पे और चूल्हे के सामने बैठे हैं, तो वो धुआँ सब उनके नाक में जा रहा है और जिसकी वजह से उनको क्या होगा, किसी न किसी तरह की फेफड़े से संबंधित बीमारियाँ आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है? शहरीकरण और स्लम, अब शहरीकरण और स्लम से में भी कहीं न कहीं अलग-अलग तरह की बीमारियाँ देखने को मिलती हैं। अनियोजित शहरीकरण के कारण
धारावी जैसी मलिन बस्तियों का निर्माण होता है। यहाँ अत्यधिक भीड़-भाड़ और खराब ड्रेनेज सिस्टम के कारण तपेदिक, टीबी, हैज़ा और टाइफाइड जैसी संक्रामक बीमारियाँ तेज़ी से फैलेंगी। तो अगर कहीं पे मलिन बस्ती होगी तो वहाँ पे आपको संक्रामक बीमारियाँ ज़्यादा देखने को मिलती हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे ऐसा होगा कि बहुत पास-पास में घर होंगे, बहुत पास-पास में लोगों के कॉन्टैक्ट्स होंगे, ठीक है? ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है, साफ-सफाई वहाँ मेंटेन नहीं कर सकते हम, तो इसलिए वहाँ पे ये संक्रामक बीमारियाँ होती हैं। बहुत बेसिक सी बात है। इसके अलावा औद्योगिक अपशिष्ट तो हैं ही हैं। हम लोगों ने ये चीज़ें देखी कि जो इंडस्ट्री से जो अलग-अलग तरह के वेस्ट निकल रहे हैं, ठीक है? उनकी भी वजह से अलग-अलग तरह की बीमारियाँ हमें देखने को मिलती हैं। उद्योगों से निकलने वाली भारी धातुएँ खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर रही हैं, ठीक है? पारा जैसे पारा अगर कुछ इंडस्ट्री है जहाँ से मरकरी पारा बाहर निकलती है, ठीक है? पारा मतलब मरकरी। तो ये जो मरकरी है, मरकरी जब निकलता है और वो मरकरी अगर इंसानों में एक्युमुलेट होने लगता है, तो वहाँ पे जो बीमारी होती है उसको हम बोलते हैं मिनीमाता रोग, ठीक है? इसके बाद कैडमियम कैडमियम जो तत्व होता है, अगर वो शरीर में आ जाता है तो इटाई-इटाई नामक रोग होता है और ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी कहीं न कहीं आपने पढ़ी होगी। अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वन डे में एग्ज़ामों में ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे हुए हैं। ठीक, तो ये आपके जो अपशिष्ट होते हैं औद्योगिक वो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब आते हैं हम बात करते हैं स्वास्थ्य भूगोल का वैचारिक एवं सैद्धांतिक विकास, ठीक है? आपका ये जो स्वास्थ्य भूगोल है उसका कुछ सिद्धांत भी आए हैं, कुछ जो नियम है या क्या आप कह लीजिए कुछ थ्योरीज़ भी दी लोगों ने। उसको लेकर समझने के लिए, तो ये भी हमें पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन जब उठेंगे ना, तो वहाँ पे जो इससे पहले हमने पढ़ा है, वो तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, वो आप कहीं न कहीं चीज़ों को समझ जाएँगे। पर अगर हम बात करते हैं इस सिद्धांतों की, तो सिद्धांत में ही कहीं न कहीं कुछ टेक्निकल और कुछ फैक्चुअल चीज़ें होती हैं, तो इसलिए ये पढ़ना भी ज़रूरी है। स्वास्थ्य भूगोल केवल रोगों का नक्शा बनाना नहीं है, यह भूगोल की विचारधाराओं से गहराई से जुड़ा है, ठीक है? हमने देखा ना स्वास्थ्य भूगोल केवल ऐसा नहीं है कि आपने केवल एक मैप पे कुछ चीज़ें स्पॉट बना दिया कि हाँ, ये जगह जो है ये इस बीमारी के लिए हॉट स्पॉट है, यहाँ पे ये बीमारी के लिए हॉट स्पॉट है और उसके बाद आप चुपचाप बैठ गए, ऐसा नहीं है। स्वास्थ्य भूगोल का मतलब ये है कि उस ज्योग्राफी को पहचानने के बाद उस पे भी हमें क्या करना है, काम करना है। उस पे भी हमें फ़ोकस करना है कि अब ये बीमारी को कैसे ठीक किया जाए और ये कैसे इसको चीज़ों को बेहतर बनाया जाए, ठीक है? तो इसलिए आपको यहाँ पे भी ध्यान देना ज़रूरी होता है। नाउ स्थानिक विश्लेषण उपागम या मात्रात्मक क्रांति पर आधारित है। इसमें गणितीय मॉडल और जीआईएस का उपयोग करके रोगों के हॉटस्पॉट, उनके प्रचार का पैटर्न या हायरार्कियल डिफ्यूजन और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच की दूरी का मापन किया जाता है। ठीक है, यही चीज़ है। हमने एक जगह को आइडेंटिफाई कर लिया, हमने एक जगह को पहचान लिया है, पर उस जगह को पहचानने के बाद ठीक है, उसको कैसे उसके प्रसार को रोकना है, उसके कैसे उसके इन्फेक्शन को कम करना है, ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य भूगोल के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक है? पारिस्थितिकी उपगम या मेविश यानी जैक्स में इनका नाम था। ठीक है? जैक्स में कि रोग पारिस्थितिकी सिद्धांत पर आधारित है। यह मानता है कि रोग मानव रोगाणु वाहक और पर्यावरण के बीच के संतुलन का परिणाम है। तो उन्होंने क्या बोला कि ये सिद्धांत के अनुसार जो रोग पारिस्थितिकी सिद्धांत है, इसके अनुसार उन्होंने बोला कि जो मानव का रोग है, वो जो रोगाणु रोगाणु का मतलब है जो पैथोजेंस हैं, जो जीवाणु हैं, जो भी जो डिजीज़ कर रहे हैं, ठीक है? साथ में जो वाहक हैं, जो उस बीमारियों को कैरी कर रहे हैं, ठीक है? जैसे मलेरिया है, तो मलेरिया मच्छर से फैलता है, तो मच्छर क्या है? वाहक है, ठीक है? वो कैरी क्या करता है? वो प्रोटोज़ोआ का जो प्लाज़्मोडियम होता है, वो कैरी करता है। प्लाज़्मोडियम के जो oocytes होते हैं, वो कैरी करता है। तो वो प्लाज़्मोडियम क्या है? वो रोगाणु है, ठीक है? तो यहाँ पे आप इन चीज़ों को जैसे अगर आप रोगाणु बोल रहे हैं, तो रोगाणु कौन है? प्लाज़्मोडियम है। वाहक कौन है? वाहक है वो मच्छर, एनोफ्लीज़, मॉस्किटो, ठीक है? और पर्यावरण और आप देखिए कि मलेरिया कैसे है, आपके चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है ना, उस पे ही निर्धारित करता है कि मलेरिया होगा कि नहीं होगा। अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा पानी ठहरा हुआ है, ठीक है?
और गंदगी है, तो वहाँ पे आपको ये डेंगू मलेरिया ज़्यादा देखने को मिलता है। तो पर्यावरण भी कहाँ है, साथ-साथ में काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें ही मिलकर मानव के रोग को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं, ठीक है? और अगर ये सारी चीज़ें ठीक होंगी तो कहीं न कहीं वहाँ पे बैलेंस बना रहेगा। मानवतावादी एवं आलोचनात्मक उपागम, ये पारिस्थितिकी उपागम था जो कि दिया है किसने? जैक्स मे ने, ठीक है? जिनको मेविश भी बोलते हैं हम लोग। नाउ अब एक हमारे पास जो दूसरा उपागम आता है, जो दूसरी अप्रोच आती है, वो आती है मानवतावादी एवं आलोचनात्मक उपागम, ठीक है? यह इस बात का अध्ययन करता है कि स्थान की भावना और सामाजिक असमानताएँ व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए हाशिए पर पड़े समुदायों का मानसिक तनाव, ठीक है? तो अब ये क्या करता है, ये मानवतावादी पे आधारित अप्रोच है। हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो मानव हैं जिन जो कि आप कह सकते हैं कि बहुत ही गरीब हैं या फिर ऐसे हैं जो सोसाइटी में कहीं न कहीं बहुत ही पिछड़े हुए हैं। तो उनके ऊपर देखा जाएगा तो ज़्यादा का ज़्यादा कहीं न कहीं बीमारियाँ उनसे कहीं न कहीं क्या होंगी, उनको ज़्यादा बीमारियाँ होंगी और उनका स्वास्थ्य आपको कभी भी बेहतर नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि उनके पास सोर्सेज़ कम है, उनके पास शायद अच्छा न्यूट्रिशन नहीं है, उनके पास शायद अच्छा कह सकते हैं कि हाइजीन मेंटेन करने के लिए उनके पास सुविधाएँ नहीं है, तो वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं उनके लिए काफ़ी दिक्कत करने वाली होती हैं, ठीक है? तो इसलिए इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। हाँ, दूसरा आता है ओमरान का महामारी विज्ञान संक्रमण मॉडल। अब ओमरान ने एक मॉडल दिया स्वास्थ्य भूगोल में स्थानिक और समय आधारित बदलावों को समझने के लिए। अब्देल ओमरान जो आपके फिलोसोफर हैं, ओमरान 1971 का मॉडल अनिवार्य है। यह बताता है कि जैसे-जैसे समाज का विकास होता है, रोगों का स्वरूप कैसे बदलता है, ठीक है? तो उन्होंने कुछ स्टेप्स में बताया कि जैसे-जैसे समाज बदलेगा, उनमें कहीं न कहीं बीमारियों का स्तर भी क्या होगा, बदलता चला जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए कोई गरीब है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कुपोषण, हैज़ा और प्लेग जैसे का संक्रामक रोग का वर्चस्व 19वीं सदी से पहले का विश्व, ठीक है? तो उन्होंने बोला कि जब हम 19वीं सदी में थे, ठीक है? तब हमारे पास जो सबसे ज़्यादा बीमारियाँ हुआ करती थी, वो कौन-सी हुआ करती थी? कुपोषण, हैज़ा और प्लेग जैसी बीमारियाँ हुआ करती थी। क्योंकि एक तो पहली बात ये संक्रामक है, कुपोषण को अगर छोड़ दें, तो हैज़ा और प्लेग देखेंगे तो आप बहुत ज़्यादा संक्रामक हैं। और 19वीं शताब्दी तक आपके पास आपको पता है कि ना तो सबके पास साबुन हुआ करते थे, ना ही तो सबके पास ऐसे कह सकते हैं ना जो डिसइन्फेक्टेंट टाइप के जो केमिकल्स होते हैं वो नहीं हुआ करते थे। तो उस हिसाब से हाइजीन मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता था। इसलिए वहाँ पे आपको जो संक्रामक बीमारियाँ हैं ना वो ज़्यादा फैलती हुई दिखाई देंगी। और कुपोषण इसलिए क्योंकि वहाँ तब तक हमें अपने न्यूट्रिशन के बारे में कुछ पता भी नहीं था। ठीक है? न्यूट्रिशन कितना चाहिए, एक व्यक्ति में कितना होना चाहिए, उसको कितना खाना चाहिए, ये सारी बातें हमें तब पता भी नहीं थी। इसलिए ये सारी बीमारियाँ हमें वहाँ पे देखने को मिलती हैं। लेकिन जब हम चरण 2 में आते हैं, स्वच्छता, जल आपूर्ति और एंटीबायोटिक्स के कारण मृत्यु दर में गिरावट, उदाहरण 20वीं सदी के मध्य का भारत। ठीक है, अब क्या हुआ जब हमें धीरे धीरे हमारे पास एंटीबायोटिक्स आ गई, तो अब धीरे धीरे क्या हुआ, हेल्थ में इंप्रूवमेंट आना स्टार्ट हुआ। क्यों? क्योंकि अब जो संक्रामक बीमारियां होती थी वो भी आसानी से ठीक हो जा रही थी, तो इसलिए धीरे धीरे हेल्थ में इंप्रूवमेंट आया और जो आपका जो मोर्टेलिटी रेट था वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो गया। तो स्वच्छता, जल जल आपूर्ति और एंटीबायोटिक के कारण मृत्यु दर में गिरावट आपको देखने को मिली। कब? तो ये देखने को मिलती है हमें 20वीं सदी में। क्योंकि 19वीं सदी में हम बीमारियों से बहुत परेशान थे, तो इसलिए इन्वेंशन हुआ। आपको पता है कि 1928 में एंटीबायोटिक्स की खोज हुई, अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया, ठीक है? तो वहाँ से फिर हमारे पास जो इन्फेक्शन वाली प्रॉब्लम थी, वो धीरे-धीरे सॉल्व होना स्टार्ट हो गई। चरण 3 में आते हैं, संक्रामक रोग कम होते हैं, लेकिन शहरीकरण और तनाव के कारण हृदय रोग, कैंसर और मधुमेह बढ़ते हैं। अब स्टेप 3 में उन्होंने बोला कि अब क्योंकि संक्रामक रोग तो होंगे नहीं, क्योंकि एंटीबायोटिक्स आपके पास है, आपको अगर रोग होगा भी तो वो फैलेगा नहीं, एक्चुअली होगा तो आप ठीक हो जाओगे। तो अब बीमारियाँ कैसे होंगी? तो अब बीमारियाँ अलग तरह की होंगी, क्योंकि अब इंडस्ट्रियलाइज़ेशन बढ़ रहा है। आप कह सकते हैं कि बेसिकली आप शहरीकरण बढ़ रहा है, तो इसलिए वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं अलग-अलग तरह की बीमारियाँ। कैसी? तो हृदय रोग देखने को मिलेगा, कैंसर देखने को मिलेगा और डायबिटीज़ जैसी बीमारियाँ आपको देखने को मिलेंगी। फिर आते हैं स्टेप 4 में, यहाँ पे उभरता हुआ नया चरण। अब यहाँ पे क्या होगा, फिर से कुछ संक्रामक चीज़ें स्टार्ट हो जाएँगी। एक सर्कल की जैसे एक चल रही है यहाँ पे, ठीक है? जिन्होंने बोला पुनरुत्थानवादी संक्रामक रोग यहाँ पे फिर से स्टार्ट होंगे, जैसे कोविड-19, इबोला और रोगाणु प्रतिरोध, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो घूम फिर के हम फिर से आएँगे। पहले हमने संक्रामण संक्रमण से स्टार्ट किया था और फिर हमारा चौथा चरण भी का क्या बोल रहा है कि अब अलग तरह की, नई तरह की संक्रामक बीमारियाँ सोसाइटी में आना स्टार्ट हो जाएँगी। इसी को हम बोलते हैं ओमरान का महामारी विज्ञान संक्रमण मॉडल, ठीक है? तो नाम आपको याद रखना है, ईयर याद रखना है
और कोशिश करना है कि आपको ये अवधारणाएँ जो भी इन्होंने दी हैं, जो मॉडल दिया उसको याद रखना है कि इनके 4 चरण थे और 4 चरण में इन्होंने ऐसी-ऐसी चीज़ें बोली हैं, ठीक है? वही चीज़ें इंग्लिश में हैं। जी। तीसरा है आपका यहाँ पे भौगोलिक कारकों का सूक्ष्म एवं गहन विश्लेषण। अब ये जो भौगोलिक कारक हैं, इनको हम थोड़ा-सा और इनकी और देखते हैं कि विशेषताएँ क्या हैं। जैसे भौतिक या प्राकृतिक कारक जो है रोगाणु वाहक परिस्थितिकी के हिसाब से तापीय सीमाएँ क्या हैं? जैसे प्लाज्मोडियम है, ठीक है? मलेरिया परजीवी को एनोफिलीज़ मच्छर के शरीर में विकसित होने के लिए न्यूनतम 16 से 18 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। तापमान में वृद्धि से यह अवधि घट जाती है, जिससे संक्रमण तेज़ी से फैलता है, ठीक है? अब सोचिए कि अगर वो कह रहा है कि उसको उसके लिए जो एक सूटेबल टेम्परेचर है, ठीक है? उसको एनोफ्लीज़ मच्छर के शरीर में विकसित होने के लिए न्यूनतम 16 से 18 डिग्री सेल्सियस चाहिए। ये न्यूनतम बोल रहा है, अधिकतम तो ये 25-30 भी जाएगा तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर है। लेकिन न्यूनतम उसको 16 से 18 डिग्री सेल्सियस चाहिए तभी वो क्या कर पाएगा, ग्रो कर पाएगा। तापमान में वृद्धि से यह अवधि घट जाती है जिससे संक्रमण तेजी से फैलता है। अब सोचिए कि अगर तापमान बढ़ गया तो अब वो बहुत तेजी से क्या कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा और जितनी तेजी ग्रो करेगा उतनी तेजी से संक्रमण करेगा, ठीक है? तो वहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पे संक्रमण के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएँगे। आर्द्रता 60% से अधिक सापेक्षिक आर्द्रता मच्छरों की आयु बढ़ाती है, जिससे उन्हें बीमारी फैलाने के लिए अधिक समय मिलता है। अब ये रिसर्च ये बोल रही है कि जो आर्द्रता होती है आर्द्रता की वजह से जो मच्छर होते हैं उनकी 60% अगर आर्द्रता है, सापेक्षिक रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर 60% है, तो किसी मच्छर की आयु क्या होती है, बढ़ जाती है। अगर सोचिए मच्छर ज़्यादा दिन तक ज़िंदा रह रहा है या ज़्यादा समय तक ज़िंदा रह रहा है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा संक्रमण करेगा। तो ये बहुत कॉमन सी बात यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है? नाउ दूसरी चीज़ आते हैं भू रसायन विज्ञान और स्थानिक रोग। जैसे आर्सेनिक संक्रमण भारत के मध्य गंगा के मैदानों, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में भूजल से अत्यधिक निष्कर्षण के कारण गहराई में स्थित आर्सेनिक युक्त चट्टानें ऑक्सीकृत हो रही हैं, जिससे भूजल विषाक्तता बढ़ रही है। अब देखिए, आपको पता है कि ये जो हमारा प्लेन एरिया है, जो हमारा मैदान का क्षेत्र है, बिहार का, उत्तर प्रदेश का, बिहार के आसपास का, ये कहीं न कहीं नदियों के द्वारा लाई गई अवसादों से बना हुआ है और साथ में आपको ये भी पता है कि बहुत पहले यहाँ पे क्या हुआ करते थे, हिमालय की ही रेंज हुआ करती थी। हिमालय की पहाड़ियाँ धीरे-धीरे नदियों से कटती चली गईं और यहाँ पे धीरे-धीरे अवसाद इकट्ठा होता चला गया, ये मैदान बन गए। तो कहीं न कहीं नीचे कुछ चट्टानें भी हैं, आस-पास कहीं न कहीं यहाँ पे चट्टानें भी हैं। तो इन चट्टानों से जब अवसाद आते हैं तो कहीं न कहीं उनमें चट्टानों में जो आर्सेनिक है ना, वो स आर्सेनिक क्या होता है, वो पानी में मिलकर चला आता है और उसकी वजह से आपने देखा होगा कि जो हमारा पानी होगा उसमें आर्सेनिक आ जाएगा और जब पानी में आर्सेनिक आएगा तो कहीं न कहीं वो हमारे हेल्थ को क्या करेगा, नुकसान पहुँचाएगा। तो ये भी एक है आर्सेनिक का। फ्लोराइड और सेलेनियम राजस्थान और आंध्र प्रदेश के शुष्क क्षेत्रों में अत्यधिक फ्लोराइड हड्डियों को फ्लोरोसिस का कारण बनती है। ठीक है? तो अब राजस्थान और आंध्र प्रदेश में ये जो फ्लोरीन है उसका संक्रमण हमें देखने को मिलता है। तो ये सारी सारी समस्याएँ आपको हेल्थ से संबंधित समस्याओं को कहीं न कहीं जन्म देते रहते हैं। ठीक है? सामाजिक सांस्कृतिक सामाजिक पूंजी और स्वास्थ्य नेटवर्क जिन ग्रामीण समाजों में सामूहिक जुड़ाव और सामाजिक पूंजी मजबूत होती है, वहाँ आपदाओं या महामारियों के दौरान मानसिक स्वास्थ्य संबंधित समस्याएँ कम देखी जाती हैं। ये भी है अपने आप में, ठीक है? अगर जहाँ पे सोसाइटी में एक जुड़ाव है, जहाँ पे सोसाइटी में कहीं न कहीं यूनिटी है, तो वहाँ पे आपको ये कुछ बीमारियाँ जो होती हैं, वो आपको कम दिखाई देंगी, महामारियाँ कम दिखाई देंगी क्योंकि वहाँ पे लोग एक-दूसरे की मदद करेंगे, एक-दूसरे के लिए अगर कहीं पे हाइजीन मेंटेन करना है, तो हाइजीन मेंटेन करेंगे, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पे फ़ोर्सफुली कहा जा रहा है, ठीक है? ऐसा नहीं है। वहाँ पे लोग अपनी ज़िम्मेदारियों को समझेंगे क्योंकि लोग एक-दूसरे से क्या है कनेक्टेड हैं और एक-दूसरे के लिए कहीं न कहीं कुछ करना चाहते हैं। तो इसलिए ये एक एनवायरनमेंट भी बहुत ज़रूरी है हेल्थ को लेके। स्थानिक अलगाव और स्वास्थ्य के अब लोग जहाँ पे अलग होंगे वहाँ पे तो समस्याएँ आएँगी। बाद में जातिगत या धार्मिक आधार पर बस्तियों का विभाजन, पेयजल, नाली निर्माण और कचरा प्रबंधन जैसी नागरिक सुविधाओं में विषमता पैदा करता है, जिससे कुछ विशेष वर्ग बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा कि अब जहाँ पे अलगाव है, जहाँ पे स्थानीयों में या जातियों में विभाजन है, धार्मिक अलग-अलग कह सकते हैं कि आप सोच-विचार है, तो वहाँ पे आपको अलग-अलग तरह की बीमारियाँ उनमें देखने को मिलेंगी क्योंकि सबके रहन-सहन अलग-अलग होंगे, सबकी कहीं न कहीं कह सकते हैं कि दिनचर्या अलग तरह की होगी, तो इसलिए वहाँ पे अलग-अलग तरह की बीमारियाँ आपको देखने को मिलेंगी, ठीक। पोषण संबंधित विषमता की अगर बात करें तो शहरीकरण के कारण पारंपरिक संतुलित आहार की जगह प्रसंस्कृत
खाद्य पदार्थों ने ले ली है। इसे ट्रिपल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन कहा जाता है। एक ही समय में कुपोषण, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी और मोटापा का अस्तित्व आता है। अब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम में। आज के टाइम में जो भी हम खा रहे हैं वो ऑर्गेनिक तो है नहीं, ठीक है। आज के टाइम में अगर आप ऑर्गेनिक खा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऑर्गेनिक तो अब कुछ रहा नहीं। खेत से, फील्ड से जो चीजें आती थी पहले, ठीक है, जो खेतों से चीजें हम लाते थे, अब तो वो नहीं आ रही। अब तो कहीं ना कहीं हम ज्यादा चीजें प्रोसेस कर, एक तो पहली बात हमने वो चीजें खानी भी बंद कर दी है, या वो चीजें खाना ही कम कर दिया है जो ऑर्गेनिक आज के टाइम में हो रही हैं। जैसे थोड़ी बहुत अगर हमने देखा होगा कि गेहूं है, चावल है, दाल है, ठीक है, ये इस तरह की जो चीजें हैं, ये थोड़ी बहुत अगर आपके घर में हो रही है तो थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक आप मान सकते हैं कि आप अपने अपने हिसाब से कहीं ना कहीं उसमें थोड़े से कम फर्टिलाइजर यूज किए होंगे। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो हम आजकल ज्यादातर क्या खा रहे हैं, अगर देखेंगे तो हमारे डाइट में आजकल ज्यादातर पैकेट वाले फूड्स आ गए हैं। अब वो पैकेट्स वाले फूड्स क्या होते हैं, प्रोसेस्ड होते हैं, ठीक है। अब वो प्रोसेस्ड होते हैं तो इसलिए वहां पे क्या होगा, अलग अलग तरह के केमिकल्स में उनको रखा जाता है, ताकि वो काफी दिनों तक क्या करें, बच के रह सकें। अब वो अलग अलग केमिकल्स में अगर रखे जा रहे हैं तो वो केमिकल्स एक्चुअली आपके फूड में ही इन्वॉल्व हो जा रहे हैं, और अगर फूड में वो आ गए हैं तो आपको इन्फेक्शन करेंगे करेंगे, आपको कहीं ना कहीं बीमारी करेंगे करेंगे। और यही सीधा सा मतलब है। इसको हम बोलते हैं ट्रिपल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन, ठीक है। अब ट्रिपल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन क्या होगा कि आपको एक तो पहली बात, आपका न्यूट्रिशन खराब होगा, ठीक है। दूसरी चीज है कि जो तत्व होने चाहिए, जो पोषक तत्व आपके शरीर में जाने चाहिए, वो पोषक तत्व भी कम हो जाएंगे, और साथ में उसके बाद आपको कमी हो जाएगी पोषक तत्वों की, और मोटापा होना स्टार्ट हो जाएगा, या फिर अलग तरह की कोई बीमारी होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन, ठीक है। कोई जरूरी नहीं मोटापा हो जाए, हो सकता है कोई इसी और तरह की कोई बीमारी हो जाए, तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। इसलिए प्रोसेस फूड को थोड़ा सा कम प्रेफर कीजिए। कोशिश कीजिए कि ऑर्गेनिक चीजें ही आप ज्यादा से ज्यादा खाएं, ताकि स्वास्थ्य आपका बेहतर हो सके। वही सारी चीजें आपको यहाँ पे इंग्लिश में। ये है हमारे पास आर्थिक एवं भू राजनीतिक कारक। ग्लोबलाइजेशन और स्वास्थ्य, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं और हवाई यातायात। आधुनिक समय में बीमारी का प्रसार महीनों में नहीं बल्कि घंटों में होता है। कोविड 19 का प्रसार वैश्विक हवाई मार्गों के नेटवर्क के बिल्कुल समानांतर देखा गया, ठीक है। अभी कह रहे हैं कि अब आप इस बात को समझिए कि जो ये ग्लोबलाइजेशन है किसी भी डिजीज का, हेल्थ के हिसाब से देखा जाए तो कितनी जल्दी हो रहा है। कोविड 19 अगर आपने देखा होगा तो कोविड कितनी जल्दी पूरे विश्व में फैल गया। वो क्यों फैला, क्योंकि किसी एक इंसान को हुआ, और वो इंसान इंडिया में रह रहा था, उसने फ्लाइट किया, वो चला गया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब वहाँ ऑस्ट्रेलिया के लोगों को भी हो गया। तो कितना लगा, मुश्किल से जो भी इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जाने का जो भी टाइम लगता होगा, 8 से 9 घंटे, उस 8 से 9 घंटे में वो बीमारी इंडिया से कहाँ पहुंच गई, ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई, ठीक है। कोई यूएसए में कोई नई बीमारी से ग्रस्त होगा और वो 7 से 8 घंटे में इंडिया आ जाएगा, तो यूएसए की बीमारी कहाँ जाएगी, इंडिया आ जाएगी। तो ग्लोबलाइजेशन हेल्थ का जो हेल्थ के इफेक्ट पे जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, वो इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि अब बीमारियों के फैलने का तरीका और फैलने की जो स्पीड है वो बहुत तेज हो गई है, ठीक है। 1 से 2 घंटे में वो बीमारी कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी किसी को नहीं पता चलने वाला है। वो क्यों हुआ, क्योंकि हम, अब क्या है, हम उस चीज को क्योंकि आप ऐसा नहीं कोई जानबूझ के कर रहा है, वो जिसको बीमारी हुई है उसको भी हो सकता है अभी उसको इन्फेक्शन के बारे में पता ही ना हो। कभी कभी इन्फेक्शन क्या होते हैं, काफी देर से भी आते हैं, सिम्टम्स काफी देर से आते हैं, ठीक है। कभी कभी बहुत जल्दी भी आ जाते हैं। तो मान लो सिम्टम्स अभी उसके अंदर नहीं आए हैं, अब उसको नहीं पता है, तो वो क्या करेगा, वो अपने काम को रोकेगा नहीं, उसको जहाँ जाना है वो तो जाएगा ही जाएगा। पता चला वहां जाने के बाद वो सिम्टम्स उसको दिखाई देते हैं, तब तक उसने 2-4 लोगों के कांटेक्ट में वो आ चुका ऑलरेडी, तो वो 2-4 लोगों को भी इन्फेक्शन हो गया। अब उनको भी सिम्टम्स तुरंत तो दिखेंगे नहीं, वो भी अपने आसपास के लोगों के साथ बढ़िया जैसे रह रहे थे वैसे रहेंगे। जैसे ही वो उनके अंदर सिम्टम्स आने स्टार्ट होंगे तो वो भी तब तक पता चला कि 4-5 लोगों के कांटेक्ट में आ चुके हो, तो ऐसे एक चैन बंदी चली जाएगी। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग उसमें सर्वाइव करते जाएंगे, कुछ लोगों की इम्यूनिटी अच्छी होगी तो उनको वो सिम्टम्स नहीं ग्रो करते हुए दिखेंगे, लेकिन कुछ की इम्यूनिटी वीक होगी तो वो धीरे धीरे क्या करेंगे, वो बीमारियों के गिरफ्त में आते चले जाएंगे। तो ऐसे धीरे धीरे वो बीमारियां पूरी फैलती चली जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें बहुत बेसिक सी चीजें पढ़ लें, ऐसा कुछ नहीं है मैं आपको बहुत टफ चीजें नहीं पढ़ा रहा हूँ, और ना ही मैं आपको ऐसे ये कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ कुछ पढ़ा दूंगा आपको कि जो टॉपिक में आपके जो सिद्धांत थे वो मैंने आपको सिद्धांत लिखवा दिए हैं, वहाँ पे आपके साइंटिस्ट या जो भी फिलोसफर्स हैं उनके नाम बता दिए हैं, वहाँ पे ही थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बाकी सारी चीजें आपकी बहुत औपचारिक सी चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज्यादा टफ कुछ नहीं है। हाँ, उद्योग और व्यवसाय की क्षमता, ये भी हमने देखा भी। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर जैसे निर्माण कार्य, टेक्सटाइल, ईंट भट्टे, सुरक्षा उपकरणों के बिना काम करते हैं, जिससे ये भी जिससे वे पाइसिनोसिस, ठीक है, सिलिकोसिस और मस्कुलोस्केलेटल विकारों के शिकार होते हैं। तो ये तो ऑब्वियस बात है, आपका काम जहाँ पे आप व्यवसाय
आप जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, जो ऑक्यूपेशन कर रहे हो, वो भी आपके स्वास्थ्य को निर्धारित करता है, ठीक है? अब आप किसी जैसे जो भी मज़दूर हैं या जो भी गरीब जो ऐसे अनऑर्गनाइज़ सेक्टर में काम कर रहे हैं, जहाँ पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया जाता है कि इस वजह से किसी भी व्यक्ति के क्या हेल्थ पे इफ़ेक्ट आ सकता है, ठीक है? तो इसलिए वहाँ पे हमें ध्यान देना ज़रूरी होता है। अब वहाँ पे क्या अलग-अलग तरह के अब ईंट भट्टों में कोई काम कर रहा है, ठीक है? कोई अलग-अलग फैक्ट्रियों में काम कर रहा है, कोई शीशे की फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई सीमेंट की फैक्ट्री में काम कर रहा है। तो आप सोचिए वहाँ पे हर वक़्त कितने धूल में पार्टिकल्स उड़ते रहते हैं, ठीक है? अलग-अलग तरह के केमिकल्स के पार्टिकल्स उड़ रहे हैं। वो सारे के सारे कहाँ जा रहे हैं? उनके बॉडी में जा ही रहे हैं, ठीक है? चाहे कितना भी वो मास्क लगा ले रहे होंगे या कुछ भी होगा, कभी तो वो मास्क निकालते होंगे पानी पीने के लिए या फिर आपके लिए खाना खाने के लिए। तभी पूरे वहाँ का पूरा वातावरण पूरे देखा जाए एनवायरनमेंट में ही वो सारी चीज़ें फैली हुई हैं। तो ये संभव नहीं है कि उससे बचा जा सके, ठीक? स्वास्थ्य सेवाओं का सेंटर पेरिफेरी मॉडल। तृतीय को सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल की बात करें, पेरीफेरी या दूरस्थ जनजातीय क्षेत्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों और दवाओं की भारी कमी या स्थानिक दूरी आपातकालीन स्थितियों में मृत्यु मृत्यु का मुख्य कारण बनता है, ठीक है? तो आपको पता है कि जो दूरस्थ जो काफ़ी दूर-दूर तक जो आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं या फिर जहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की सुविधाएँ नहीं है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वहाँ पे पहुँचते-पहुँचते ही बहुत लोगों की डेथ हो जाती है या उनको उनके अंदर बीमारियाँ बढ़ चुकी होती हैं। क्योंकि दूर है तो लोग जाने से भी कतराते हैं। लोग लगता है कि ठीक है जब कुछ बड़ा होगा तभी जाएँगे, ठीक है? थोड़ा बहुत इन्फेक्शन को वो खुद ही अपने से ही कुछ दवाइयों से इलाज करना स्टार्ट करते हैं। इससे वहाँ पे ये समस्याएँ आती हैं। इसके अलावा पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, अक्षांशीय एवं तुंगता संबंधित खिसकाव। देखो तुंगता से आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। तुंगता असल में लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड है, देशांतर जिसे आप बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड, ठीक है? ये तो लैटीट्यूड हो गया और ये लॉन्गिट्यूड हो गया, संबंधित खिसकाव और ये तो हम लोगों ने पहले भी देखा। मैंने बोला ना कि लैटीट्यूड हमारा धीरे-धीरे हेल्थ वाला जो लैटीट्यूड है, वो धीरे-धीरे क्या हो रहा है, खिसक रहा है। लॉन्गिट्यूड भी धीरे-धीरे क्या होगा, खिसक ही रहा होगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है और टेम्परेचर बढ़ेगा तो अलग-अलग तरह के आपका जो एनवायरनमेंट है, वो चेंज हो रहा है और एनवायरनमेंट चेंज होगा तो हेल्थ भी चेंज होगी वहाँ की, ठीक है? ऐसा नहीं है कि पहले जो बीमारियाँ थी, अब भी वही रहेंगी। अगर एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, तो बीमारियाँ भी चेंज होंगी। तापमान बढ़ने से मलेरिया, डेंगू फैलाने वाले मच्छर उन क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं जो पहले ठंडे थे, जैसे पूर्वी अफ्रीका के उच्च पर्वतीय क्षेत्र और भारत में हिमालय के निचले इलाके, ठीक है? तो पहले भारत के जो हिमालय के नीचे वाले इलाके वो ठंडे हुआ करते थे, लेकिन मैंने बोला अब टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धीरे धीरे बढ़ रहा है और इसलिए टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहाँ पे डेंगू मलेरिया वाली भी कंडीशन अब आने स्टार्ट हो जाएंगी, वहाँ के भी लोगों को ये बीमारियां होने स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है? तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के हिसाब से चीजें देखने को मिल रही हैं ना। शहरी ताप द्वीप प्रभाव। कंक्रीट के शहरों में रात के समय भी तापमान कम नहीं होता या वृद्धजनों और हृदय रोगियों में हीट स्ट्रोक और कार्डियोवैस्कुलर मौतों को बढ़ावा देता है। तो जाहिर सी बात है, आपको शहर की अगर बात करेंगे तो आपको शहर पे कहीं अगर आप देखेंगे ना तो शहर में आपको मिट्टी ढूंढना भी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि रोड पे जाएंगे तो रोड बनी हुई है, कंक्रीट की बनी हुई है, साइड साइड में आपके पैसेजेस बने हुए हैं जहाँ पे पैदल लोग चलते हैं, वो भी कंक्रीट का बना हुआ है, सारे घर कंक्रीट के बने हुए हैं, ठीक है? अब सोचिए कि वो दिन भर जब वो हीट होती है, दिन भर वो सन की लाइट उस पे पड़ती है तो सब क्या हो जाते हैं, बहुत गर्म हो जाती है। इसीलिए रात में टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा या कह लीजिए पूरे दिन भर उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, हाई रहेगा। इसीलिए गर्मियों में शहरों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि चारों तरफ क्या है, कंक्रीट है, ठीक है? इसलिए शहरों में देखिए एसी ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती है। एसी के बिना लोग रह पाना मुश्किल हो जाता है आज के टाइम में जिस तरह की गर्मियाँ पड़ती हैं। हीट स्ट्रोक इसीलिए सबसे ज़्यादा देखा होगा आपने कि शहरों में महसूस होती है। गाँव में आप चले जाएँगे तो हीट हीट स्ट्रोक के भले ही पड़ रही होगी लेकिन वो एक पेड़ के नीचे आप जाके बैठ जाएँगे तो आपको वो हीट हीट स्ट्रोक का पता ही नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो जो कंक्रीट वाला रीज़न है वो दिखेगा ही नहीं, वहाँ पे तो चारों तरफ क्या है, मिट्टी ही मिट्टी है, ठीक है? पेड़ ही पेड़ है, तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलती, लेकिन शहरों में ये समस्याएँ आपको देखने को मिलती हैं और उसकी वजह से अलग-अलग तरह की जो बीमारियाँ होती होती हैं आपको देखने को मिलेंगी, ठीक? और ख़ास तौर पे बुजुर्गों में ये समस्या आने देखने को। पर्यावरण क्षरण और ज़ूनोटिक रोग, वनों की कटाई और वन्यजीव आवासों के विनाश से इंसान और जंगली जानवरों का संपर्क बढ़ रहा है। इससे ज़ूनोटिक बीमारियाँ जैसे निपा, रेबीज़, इबोला, सार्स जानवरों से मनुष्यों में तेज़ी से फैल रहा है, ठीक है? तो अब जो बीमारियाँ जानवरों में हुआ करती थी, उनको हम वो अगर इंसानों में आ जाती है, उसको हम ज़ूनोटिक बीमारी बोलते हैं, ठीक है? यानी कि जू का मतलब क्या है? जंतु से है, ठीक है? तो जो बीमारियाँ जंतुओं में हुआ करती थी, अब वो धीरे-धीरे मानवों में भी आ रही हैं, क्योंकि अब मानव उनके कॉन्टैक्ट में ज़्यादा आ रहा है, ठीक है? तो इसी ऐसी बीमारियों को हम लोग ज़ूनोटिक बीमारियाँ बोलते हैं।
ठीक? जैसे निपा हो गया, रेबीज़ हो गया, इबोला हो गया। अब ये सब क्या है, इबोला, रेबीज़ ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं पिग से कहीं न कहीं आपने देखा होगा कि जो मुर्गियाँ हैं उनसे अलग-अलग एनिमल से हमारे बॉडी में आना स्टार्ट हुई, ठीक? मंकी से ऐसे-ऐसे चीज़ों से हमारे अंदर बीमारियाँ आनी स्टार्ट हुई। इसीलिए उनको बीमारियों को पर्यावरणीय क्षरण और ज़ूनोटिक रोग कहते हैं और ये बीमारियाँ क्या होती हैं हमारे लिए ज़्यादा हार्मफुल हो जाती हैं, ठीक? क्योंकि ये भी बाद में पता नहीं चलता, इनका संक्रमण हमें भी जल्दी पता नहीं चलता। इसलिए सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना है यहाँ पे। नीतिगत ढांचा और भारत के संदर्भ में समाधान। स्थान आधारित स्वास्थ्य नीतियाँ। एक आकार सब पर लागू नीति के बजाय जिला और ब्लॉक स्तर पर हेल्थ मैपिंग करके विशेष भौगोलिक क्षेत्रों के लिए लक्षित योजनाएं बनाई जानी चाहिए। ठीक है, अब ये क्या है, अब हम क्या कर सकते हैं ऐसी बीमारियों से लड़ने के लिए, उनसे बचने के लिए हम ऐसी क्या चीज़ें कर सकते हैं, हम उस पर बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो आपका है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम एक आकार सब पर लागू नीति के बजाय हम जिला ब्लॉक स्तर पर क्या कर सकते हैं, हेल्थ मैपिंग कर सकते हैं, जिसके बाद हम वहाँ पे क्षेत्रों को टारगेट बेस पे हम वहाँ पे अपने योजनाएं चला सकते हैं। ठीक है, ये टारगेट बनाकर कि हाँ इस एरिया में ये तरह की समस्याएं हैं, इस तरह की बीमारियां ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे हम चाहेंगे तो अलग तरह से काम कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद स्थानीय डिजिटल अवसंरचना, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो हमारा चल रहा है, के साथ जीआईएस आधारित रियल टाइम रोग निगरानी मॉडल चला सकते हैं। ठीक है, अब आयुष्मान भारत डिजिटल जो मिशन है उसको हम जीआईएस यानी कि जो ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम है उससे अटैच करके हम क्या कर सकते हैं, रियल टाइम में हम किसी बीमारी का पता लगा सकते हैं और उस बीमारी को ट्रैक करके उसको हम फैलने से पहले ही क्या कर सकते हैं, वहीं पे दबा सकते हैं या वहीं पे रोक सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। ये हम ऐसा सोच रहे हैं या ऐसा हमें करना चाहिए, ऐसा एक सुझाव है इस पूरे पीडीएफ में, मतलब इस पॉइंट में। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखना होता है। वन हेल्थ दृष्टिकोण, ठीक, मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य और पर्यावरणीय स्वास्थ्य को अलग-अलग देखने के बजाय एकीकृत रूप से देखना, ठीक है? अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ऐसा नहीं है कि हेल्थ का, मानवों का हेल्थ अलग है, ठीक है, पशुओं का हेल्थ अलग है और पर्यावरणीय स्वास्थ्य को अलग-अलग देखने की ज़रूरत है। अब हमें पता है कि सब के सब कनेक्टेड है। एनवायरनमेंट और हमारे चारों तरफ जो भी एनिमल्स हैं और हम हैं, सब के सब क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है? तो हम अगर इनको अलग-अलग ट्रीट करेंगे तो हमें समस्या आएगी। हम अपनी बीमारियों को ही अगर केवल ठीक करने पे आएँगे तो समस्या आएगी। जबकि वो एनिमल भी अगर बीमार होगा तो भी हमें कहीं न कहीं इन्फेक्शन होगा। अगर हमारा एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होगा तो कहीं न कहीं हमें इन्फेक्शन होगा, हमें बीमारियाँ होंगी। तो हमें इन सबको कलेक्टिवली एक तरह से ट्रीट करना होगा और हमें कोशिश करनी होगी कि एक बैलेंस बना के चलें हम इन तीनों चीज़ों में। इन तीनों की बीमारियों का बैलेंस बना के चलेंगे और उनका ट्रीटमेंट करेंगे और उन पे अपनी ऑब्जर्वेशन, अपनी नज़रें टिका कर रखेंगे तो कहीं न कहीं बीमारियाँ आपको कंट्रोल होती हुई दिखेंगी या फिर आप कह लीजिए कि फैलने से बचेंगी। होंगी तो है ही है, क्योंकि हम डेली के रूटीन को नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है? हम कितना भी करेंगे तो बाहर तो निकलेंगे, हम उन एनिमल्स के कॉन्टैक्ट में तो आएँगे ही आएँगे, तो बीमारियाँ होंगी, लेकिन कहीं न कहीं वो फैलने से बचेंगी और दूसरी चीज़ है कि हम उनको आसानी से ट्रीट कर पाएँगे, क्योंकि हमें पता होगा उनके बारे में, उनकी कमियों के बारे में, वो कैसे फैली हैं, कहाँ पे हैं फैली हैं, तो इसलिए ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखना है, ठीक है? तो एक जो वन हेल्थ दृष्टिकोण है, यानी कि वन हेल्थ जो विज़न है ना, इसको थोड़ा-सा हटा के हमें डायमेंशनल विज़न में आना पड़ेगा और हमें इन दोनों या तीनों चीज़ों पे ध्यान देनी पड़ेगी। ठीक है? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं इस पे। ठीक है, तो ये जो लेक्चर है स्वास्थ्य भूगोल वाला ना, ये आपका यहाँ पे खत्म होता है और अब स्वास्थ्य भूगोल में आपको फैक्चुअली कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट आप यहाँ पे थोड़ी-सी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा और एमसीक्यू लगाना स्टार्ट कीजिए। आप जब भी एमसीक्यू लगाएँगे, आपको ये बात पता चल जाएगी कि ये टॉपिक्स बहुत आसान है, ठीक है? ये टॉपिक्स को आपको केवल 1 या 2 बार बस पढ़ना है, उसके बाद आपको इसमें कुछ रटने की कोशिश नहीं करनी है। इवन मैंने जहाँ तक अभी तक जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं ना, आपको वहाँ पे रटने वाला कोई काम नहीं करना है। आपको केवल और केवल कोशिश यही करनी है कि आप वहाँ पे बेहतर से बेहतर एमसीक्यूज़ को लगाकर उनको समझने की कोशिश कीजिए कि इन पे क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, ठीक है? अगर आप क्वेश्चन के फॉर्मेट को समझ गए, तो उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, आपको ये भी समझ में आ जाएगा और आपके लिए वो ईज़ी हो जाएगा। इसलिए आप बहुत आराम से तैयारी करें और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चीज़ों को बेहतर तरीके से समझकर आगे बढ़िए, ठीक है? क्योंकि बिना समझे अगर आप तैयारी करेंगे, तो आपको वहाँ पे समस्याएँ होंगी और एक समझदार कैंडिडेट की तरह अपने आप को पेश कीजिए, क्योंकि अगर आपने ढंग से तैयारी नहीं की तो आपका एग्ज़ाम निकलना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? इसलिए बहुत समझदारी से
जितना चीज़ें बताई जा रही हैं उतनी चीज़ों को पढ़िए और उसके बाद अपने आप को भी थोड़ा-सा एक्सपोज़ कीजिए और अपने आप को अलग-अलग माध्यम में जाके चीज़ों को पढ़ने की कोशिश कीजिए और क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कीजिए, ठीक है? चलिए, आज का लेक्चर यहीं पे ये वाला लेक्चर जो है आपका यहीं पे समाप्त होता है और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ, ठीक है? कुछ चीज़ें और आपको पढ़ानी है तो इसलिए एक नया एक लेक्चर और आपका आएगा, शायद उसके बाद से फिर चीज़ें आपकी मेरे हिसाब से कंप्लीट हो जाएँगी, ठीक है? चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका लेक्चर से जुड़ने के लिए।